क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा पहले तो, एक लेंथी सा क्वेश्चन है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हंस रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात, क्या हो गया क्यों डांस कर रही हो, यहाँ करके दिखाओ सबको, आ जाओ जल्दी जल्दी, हम भी देखेंगे। वो नहीं होता क्लासरूम में क्या एक बच्चा हंस ले, मैडम बुला लेती थी या सर बुला लेते थे, हमें बताओ कौन सी बात है जिसपे हंसी आ रही है, हम भी सुनेंगे, है ना। देखो एक बार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीयर रिलेशंस। बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। यानी चाइल्डहुड की बात चल रही है। चाइल्डहुड समझते हैं आप लोग 2 से 12 साल, अर्ली और लेटर दोनों प्रकार के चाइल्डहुड इसके अंदर आ जाते हैं। तो 2 से 12 साल जब चाइल्डहुड की बात हो रही है, यानी 2 से 12 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। 12 साल के बाद वाला जो बच्चा है वो बच्चा नहीं रह जाता, फिर टीनेजर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 12 वर्ष में साइको सोशल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, मन और समाज। तो बच्चे का मन और समाज में जो घुलना मिलना है उसके साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, साइको सोशल डेवलपमेंट की थियोरी एरिक एरिक्सन ने दी है ना। 8 स्टेजेस हैं उसमें। तो ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड है, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर रिलेशंस, आपस में बच्चों का जो पीयर रिलेशंस का संबंध है, सहपाठी संबंध है, उसका प्रभाव सकारात्मक क्या पड़ता है। इसी में गैंग एज आती है 6 से 12 वर्ष में, बच्चे ग्रुप में खेल रहे होते हैं, तो साथ में रहने का बच्चों के साथ या अपने सहपाठियों के या क्लासमेट्स के साथ क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज द चिल्ड्रन बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस, द पीयर ग्रुप ओपन्स अप न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। यानी जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि कोई प्ले में जाएगा, फिर फर्स्ट क्लास में जाएगा, पहले तो वो घर में ही रहता है जब जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, ठीक। सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है, सारी शरारतें और बहुत सारी अच्छी चीजें हम क्या है स्कूल में देख के लाते हैं। मम्मी मेरा दोस्त ये वाली डिश लेके आता है, ऐसा पराठा लाता है, आप तो ऐसा बनाती हो। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके लिए खुलती हैं, नया पर्सपेक्टिव दिखता है उसको स्कूल में जाकर के, एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। और कई बार बातों में भी हम एक दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर अपने आप चूज करते हैं हमारे लिए क्या सही है, तो ये बात तो सही है। सेकेंड है स्टेटमेंट, टेंडेंसी टू रीइंफोर्स अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ मेंबर ऑफ सर्टेन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप। यानी कुछ नस्लीय और जातीय समूहों के किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। यानी हमने मान लिया कि इस जाति इस समूह के लोग जो हैं इनका हम मजाक उड़ाएंगे या फिर नेगेटिव अनफेवरेबल एटीट्यूड रखेंगे क्योंकि हमारे दोस्त रख रहे हैं, तो ये एकदम पॉजिटिव नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे 4 दोस्त हैं जो एक कम्युनिटी से आते हैं और हम किसी और कम्युनिटी का मजाक उड़ाएं, किसी और जगह से आए हुए बच्चे का मजाक उड़ाएं, कोई बच्चा बिहार से है तो उसको कोई पर्टिकुलर शब्द कह करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बच्चा कहीं और से है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये हमने अपने दोस्तों में जो बुलिंग एक तरह से होती है वो सब सीखना, वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है जो कि यहां दिया हुआ है, केवल 1। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताएंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड रूटीन्स। यानी कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लियर रूल्स और रूटीन्स का फायदा क्या है, कि हमने रूल्स सेटअप किए हुए हैं, दिनचर्या स्थापित की हुई है, स्पष्ट नियम स्थापित किए हुए हैं कि क्लास में जो है एक बार ही जा सकते हो। आप देखेंगे बार बार अगर आप कहते हैं वॉशरूम जाना है मैम, वॉशरूम जाना है, तो मैम कहेंगे चुपचाप से बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में जाना, लंच में करना। लंच अगर आप क्लास में खोल करके लंच करने लग जाएंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्लियर रूल्स हैं कि लंच के टाइम पे लंच करना है ना। पानी भी पूछते हैं तो आप पूछ के पीते हैं कई बार टीचर से, तो क्लियर रूल्स और रूटीन कि ये वाला पीरियड मैथ्स का है, ये वाला पीरियड इसका है, ठीक है ना। हाँ नोटिस आएगा अबीर, सितंबर एंड या अक्टूबर में तो आ ही जाना चाहिए जो सीटेट का नोटिफिकेशन है। चलिए फटाफट से बताइए। तो अगर हम देखें क्लियर रूल्स और रूटीन्स का फायदा क्या है, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर कंप्लायंट एंड ओबीडियंट, कि बच्चे आज्ञाकारी बने, तो ये एकमात्र तरीका है। देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है कोई। सेकंड ऑप्शन है टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी एक संरचित वातावरण, एक स्ट्रक्चर्ड वातावरण बने जो एक संरचना में वर्क करे, दैट सपोर्ट्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से, ये नहीं आज फर्स्ट पीरियड इसका, कल किसी और का, परसों किसी और का, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस ठीक है थोड़े बहुत, या आज 5 पीरियड होंगे स्कूल में आएंगे, तो इतना अटपटा नहीं, एक स्ट्रक्चर एक रूटीन का होना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, उससे सीखने का
जो समर्थन कर पाएगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी व्यवस्था है स्कूल की, वो प्रभावी साबित हो पाएगी। टीचर्स को भी पता है इस टाइम स्कूल आना है, इस टाइम ये क्लास होगी मेरी, इस टाइम ये क्लास होगी, टीचर्स के पास भी टाइम टेबल है, आपके पास भी टाइम टेबल है, तो वो एक स्ट्रक्चर होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको पता है 9 बजे क्लास होगी, है ना, कभी 9 बजे हो जा रही है क्लास, कभी 8 बजे हो रही है, कभी 5 बजे हो रही है, कभी 6 बजे हो रही है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए टाइम टेबल हेल्प कर जाएगा। ठीक। टू लिमिट स्टूडेंट फ्रीडम, बच्चों की फ्रीडम काटनी है, नहीं वो नहीं है। टू रिड्यूस टीचर इंटरवेंशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। इसलिए हम क्लासरूम मैनेजमेंट में रूटीन और टाइम टेबल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट, एसए बोलते हैं उसको, जिसमें ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, टर्म 1 टर्म 2 वाले। फॉर्मेटिव है जिसमें बाकी एक्टिविटीज वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? रचनात्मक का मतलब है जहां रचना हो रही है, जहां एक्टिविटी हो रही है। ठीक। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो एस से हो गया, हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम क्या है, एस से में आएंगे। फिर आते हैं अब मिड टर्म एग्जाम यूज टू डिटरमिन फाइनल ग्रेड। फाइनल ग्रेड के लिए मिड टर्म एग्जाम हो रहा है यानी हाफ ईयरली, ये भी एस से का पार्ट है। अ क्विज गिवन एट द एंड ऑफ अ लेसन टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ का आकलन करने के लिए क्विज दे दी गई, एक प्रश्नावली दे दी गई कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो चैप्टर के बाद, तो पता लग जाएगा कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एफ पे है, ये रचनात्मक है, ये फीडबैक के लिए लिया जा रहा है, बाकी दोनों जजमेंट के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है एक तरह से। अब क्यूमुलेटिव फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम तो सीधा रिजल्ट बताएगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, एक्टिविटी हो रही है, तो क्विज जो है आपकी फॉर्मेटिव में आती है। पेन पेपर टेस्ट जो है आपका वो सबमेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहता है इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट न्यू आइडियाज। बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नए आइडियाज क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट करना, क्रिएटिंग या सिंथेसिस कहते हैं इसको। पुरानी टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस नाम था, अब क्रिएटिंग है। ठीक, सिंथेसिस कहते हैं, यानी क्रिएटिंग या रचना करना हाईएस्ट लेवल है, जो 2001 में इनकी टेक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी, उसके अनुसार अगर हम देखें, सृजन करना यानी कुछ भी क्रिएट करना। जब आप अपना कुछ लिख रहे हैं, अपना कुछ बना रहे हैं, अपनी कोई थियरम बना रहे हैं, कोई टीचर है, कोई भी व्यक्ति है ना, जब वो अपनी कविता लिख रहे हैं, बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी, लेकिन अब जब आप अपना कुछ नया लिख रहे हैं, तो जो क्रिएशन है वो क्रिएटिंग या सिंथेसिस, कुछ नया क्रिएट करना। एनालिसिस होता है जब आप बाकी चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, फेल हुए तो क्यों हुए, पास हुए तो क्यों हुए। रिमेंबरिंग सीधा याद करना है, अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा समझ करके चीजों को करना, अप्लाइंग है जब आप 2+2 का इस्तेमाल करके आपने एडिशन सीखा, जोड़ना और घटाना सीखा, और दुकान पर जाकर के आप सामान लेकर के आए, ये एप्लीकेशन है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम ऐसे देखते हैं, बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने एक 1974 के अराउंड आई थिंक इन्होंने ये टैक्सोनॉमी दी थी। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिया, वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा लर्निंग को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 3 भागों में हम देखते हैं, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी बच्चे का दिमाग, कॉग्निटिव लेवल जिसमें 6 लेवल्स हैं, जिसके अंदर ये बात चल रही है ना, कि आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, बाकी जितने भी आपका, चाहे वो एनालिसिस है, फिर उसके बाद सिंथेसिस है, फिर इवैल्यूएशन आता था, आजकल इवैल्यूएशन नीचे है, सिंथेसिस ऊपर आता है। तो कॉग्निटिव हो गया। अफेक्टिव है इमोशंस बच्चे के इन्वॉल्व हो, यानी दिमाग भी इन्वॉल्व हो और इमोशंस भी इन्वॉल्व हो। फिर आपका साइकोमोटर है, यानी फिजिकली भी वो एक्टिविटी करे, हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा जिसको हम कहते हैं एक तरह से। तो ये बात सही है यहाँ पे। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल में 6 स्तर हैं, वो देख लेते हैं एक बार, वो 6 कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला है रिमेंबर, इसको हम पहले कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज कह देते थे बेसिकली। ठीक, रिमेंबर यानी चीजों को याद करना। आपने कोई नंबर याद किया, कोई डेफिनेशन याद की है, वो आपका किस में आ जाएगी, नॉलेज में आ जाएगी। नॉलेज का मतलब ये वो वाली नॉलेज नहीं है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, ये नॉलेज सिंपल आपके दिमाग में है, कह देते ना उसके नॉलेज में डाल दियो भाई, ये बात, यानी उसके दिमाग में बस निकल के चली गई, इंफॉर्मेशन की तरह पड़ी हुई है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिमेंबर में। कोई डेफिनेशन याद की हुई है, समझ में नहीं आई, रिमेंबर में है, यानी इसको हम कहते हैं क्या, नॉलेज। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, यानी अब आप समझ रहे हैं किसी चीज को, उस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये है अंडरस्टैंड करना, सेकंड लेवल। फिर थर्ड आता है अप्लाई करना, आपने जोड़ना सीखा, यानी एडिशन की, अब आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझी या याद नहीं किया, अब आपको जोड़ना आता है, अप्लाई किया आपने कि 2+2 4 होते हैं, 4 से में से 2 ले लिए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये एप्लीकेशन है, थर्ड लेवल है। फोर्थ लेवल आता है एनालाइज करना, इसमें स्पेलिंग थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई है, एनालाइज करना, यानी
विश्लेषण करना, चीजों के बीच में एनालिसिस बिठा पाना कि आप फेल हुए हैं तो क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की जरूरत थी, है ना। फिर एनालिसिस के बाद आता है आपका इवेल्युएशन आता है। आज की डेट में पहले जो है सिंथेसिस आता था, इसलिए क्रिएट लिखा हुआ है। पुरानी टैक्सोनॉमी में 2001 वाली जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उसमें इवेल्युएट करते हैं, आप देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि अब क्या करना है आगे, जज करते हैं कहाँ फेल हुए तो क्यों हुए, आखिर रीजन पूछ रहे हैं आप, और फिर आगे क्या करेंगे। तो ये सब जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप कुछ अपना क्रिएट कर पाते हैं, सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं। तो ये 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन में, दिमाग से रिलेटेड डोमेन में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार फटाफट से, 5 क्वेश्चन और हैं, समझेंगे, फिर थोड़ा सा आपके विचार में देखूंगी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद हम शुरू कर रहे हैं तो आपका जो भी फीडबैक होगा उसको समझेंगे। पियाजेज कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी पियाजे का जो अहम केंद्रितावाद का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इज मोस्ट एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में उसका अवलोकन कर सकते हैं हम, यानी ईगोसेंट्रिज्म सबसे बेहतर तरीके से कहां दिखता है, कौन सी स्टेज में। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, सेंसरी मोटर संवेदी परक 0 to 2, 2 to 7 यानी 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक, 11 और अबव जो है वो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। फटाफट से बताइएगा आप क्या सीन है। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक पाया जाएगा बच्चा, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ही ये विशेषता है। देखो हर एक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वाली, इसी में सिंबॉलिक थॉट की विशेषता है ना। ऐसा नहीं इसके बाद खत्म हो गया या इससे पहले बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन विशेषता इसी स्टेज की, ईगोसेंट्रिज्म इसी स्टेज की विशेषता है आपकी। ठीक, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेज से संबंधित है कि ईगोसेंट्रिज्म होता क्या है, अहम केंद्रितावाद, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के क्या कहेंगे, नजरिए को ना देख पाना एक तरह से। यानी बच्चा सोचता है जैसा मैं सोचता हूं वही वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, जो मैं सोचता हूं सही है वही सही है ना। मैं सोचता हूं कि शादी करनी चाहिए तो सही है, कोई और सोचता है नहीं करनी चाहिए तो वो गलत है। मतलब हर, ये तो थोड़ी सी बच्चे वाली बात नहीं है, लेकिन बड़े लोग भी होते हैं ईगोसेंट्रिक। यानी ईगोसेंट्रिक मतलब जो मैं सोचता हूं वो सही है, जैसा मैं फील करता हूं किसी चीज के बारे में वही सही है, दुनिया को जैसे मैं देखता हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बच्चे को हो सकता है कि उसको डोरेमोन पसंद है और उसके भाई को नहीं पसंद, तो उसने कह दिया अरे डोरेमोन, तेरा डोरेमोन तो खराब है, तो वो रोने लगेगा, लड़ने लगेगा कि ऐसे कैसे मेरा डोरेमोन खराब हो गया। तो उसको लगता है जो मुझे पसंद है, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो सबकी है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप गलती कर देंगे। एक और क्वेश्चन है लास्ट पियाजे का, फिर उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन है। पियाजे इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन इनके डालने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन से एक ऑप्शन में किया गया है। पहला ऑप्शन है अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को अपनाना या उसमें परिवर्तन करना। अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कोई नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो अडेप्ट कर रहे हैं अपने आज के स्कीमा में, चेंज ला रहे हैं अडेप्ट करके, है ना, अपनाना या चेंज लाना, परिवर्तन करना। क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू डील विद न्यू इंफॉर्मेशन, देखो जब आप नया स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसको, क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। आप कुछ एकोमोडेट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, मतलब इसमें देखना कितने लोग सी जवाब दे रहे हैं। सी ऑप्शन सिर्फ 24% लोग, हाँ तो इसमें बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में बिना बदलाव के लिए किए एकत्रित करना, यानी ऐड कर रहे हैं कुछ, जैसे दाल चावल खाना सीख रही है सीमा मिक्स करके, तो बस ऐड कर लिया ना उसने, पुरानी में चेंज नहीं किया ना कुछ, कि पहले हाथ से खाती थी अब सिर्फ चम्मच से खाना, अभी सीखा है अब चम्मच से ही खाएगी। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, ऑल्टर किए बिना आपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लिया, है ना। मैंने पेन देखा था, एक और पेन देखा, उसको ऐड कर लिया अपने स्कीमा में। ठीक, तो बिना ऑल्टर किए फिट इन कर लिया एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, रीऑर्गेनाइजिंग स्कीमास टू बेटर फिट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर रीऑर्गेनाइज करेंगे, अगर आप अडेप्ट करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, तो आपको एकोमोडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपने इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया, समाहित कर लिया आज के ही स्कीमा में, बिना उसको चेंज किए कुछ नया जोड़ लिया अगर, तो क्या हो गया, ये एसिमिलेशन है, आपने आत्मसात कर लिया, बस इंटीग्रेट कर दिया कुछ बिना चेंज किए पुराने स्कीमा को। बहुत ज्यादा चेंज दोनों केस में होता है, बट लिटरली ऑल्टर नहीं किया यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट टू देयर कल्चर। किस विकासात्मक अवधारणा में वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं सामाजिक मानदंड और व्यवहार उनकी संस्कृति के लिए उपयुक्त है। यानी बेसिकली कि उनके सामाजिक मानदंड क्या है, क्या समाज में कैसे व्यवहार करना सही माना जाएगा, उनकी संस्कृति के लिए क्या चीजें उपयुक्त हैं, ये प्रक्रिया, ये सब बातें वो सीखते किस प्रक्रिया से हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंपल ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना, एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखना, ये सोशलाइजेशन है। सामाजिकरण कहलाएगा जिसमें इंटरनलाइजेशन की प्रक्रिया भी, आत्मसात भी, आंतरिकीकरण भी आप बहुत चीजों का करते हैं जो आप अपने अंदर भर लेते हैं इधर उधर देख करके। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना, घर कोई आए तो नमस्ते करते हैं, आप अगर मुस्लिम फैमिली में हुआ है आपका जन्म तो हो सकता है आप अस्सलाम वालेकुम या जो भी उस परिस्थिति के हिसाब से सही बैठता हो वो कहें, है ना। आप पंजाबी फैमिली में आपका जन्म हुआ तो हो सकता है आप कुछ और कहें, सत श्री अकाल कहें, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये कहाँ सीखा आपने, समाजीकरण, समाज के नियम कायदे कानून समाज में रह करके सीखते हैं आप, ठीक। सोशलाइजेशन सामाजिकरण कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से समझा देंगे जिसको दिक्कत हो रही है ना। वो एसिमिलेशन एकोमोडेशन बहुत लोगों को दिक्कत होती है। मैं अभी शॉर्ट में एक तरीका, मतलब तरीका क्या, उसका सिंपल एक फंडा होता है समझने का, उसको समझेंगे एक बार मैं शॉर्ट में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, व्हाट इज दी, क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है, what is the term for phenomenon where adolescents believe they are unique and that no one else can understand their experience। उस घटना के लिए क्या शब्द है जहां किशोरों का या किशोरावस्था के जो व्यक्ति हैं, अडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं 12 से 18 वर्ष के, का मानना है, और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष के किशोरों का मानना है कि वे अद्वितीय हैं, यानी यूनिक हैं और उनके अनुभवों को कोई और नहीं समझ सकता है। ये मम्मी, ये पापा, ये बहन, ये भाई, ये क्या समझेंगे मुझे, मैं ही तो हुआ हूं दुनिया में एकमात्र अपने जैसा, है ना। जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो कोई और क्या ही समझ पाएगा, ठीक। तो पर्सनल फेबल कहेंगे इसको, इमेजिनरी ऑडियंस कहेंगे, ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे या सेल्फ एफिकेसी कहेंगे, फटाफट से बताइए। देखिए इसको कहेंगे हम पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल ऐसी वो कहानियां बना लेता है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियां, उसकी कल्पना के द्वारा निर्मित कहानियां, उसको लगता है मैं ही यूनिक हूं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं ना पहले कभी किसी ने किया है ना कोई आगे आने वाला कर पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में मैं ही एक डॉट हूं जो एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई नहीं है आगे पीछे, ठीक। मैं तो बाइक लिटा के भी चला लूं तब भी मुझे कुछ नहीं होगा, उसको लगता है मतलब मैं तो इनविंसिबल हूं एक तरह से, कुछ अलग ही इंसान, कुछ अलग ही पदार्थ हूं मैं, कुछ अलग ही जीव हूं मैं, ठीक। तो ये पर्सनल फेबल है। आप देखेंगे टीनेजर्स अपनी ही हवा में रहते हैं, उनको लगता है इन्हें क्या पता, घर वाले मुझे क्या ही समझ पाएंगे, मेरे इमोशंस को, मेरी तकलीफों को ये लोग क्या ही समझ पाएंगे, जो कि कुछ हद तक सच भी है। इमेजिनरी ऑडियंस होता है जब उसको लगता है हर जगह मुझे कुछ देख ही रहा है हर कोई, मैं पार्टी में गई हूं या गया हूं और एक पिंपल आ गया है तो वो उस पिंपल पे सबका ध्यान है, सब मेरे पिंपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब मेरी ड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म का पार्ट है, दोनों के दोनों। अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म एक तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रितवाद, यानी बच्चे का सारा ध्यान खुद पे है, वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाएगा। अडोलेसेंस में भी ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी किशोरावस्था में भी अहम केंद्रितवाद होता है, जिसमें बच्चे को दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो उसको ये लगता है कि मैं यूनिक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ और यूं और मेरे से कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। इमेजिनरी ऑडियंस है जब उसको लग रहा है सबका ध्यान मेरे ही ऊपर है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं। तो ये दोनों अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म के पार्ट हैं। कब होता है ये? 12 से 18 वर्ष में। अगर वैसे देखें प्याजे के हिसाब से तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक। नॉर्मल वाला ईगो सेंट्रिज्म तो 2 से 7 में आ जाएगा, है ना, बेचारा चॉकलेट पे खेल रहा था जब। सेल्फ एफिकेसी होती है आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास कि यार अगर मैं सच में मेहनत करूं तो चीजें हो जाएंगी। धन्यवाद हरप्रीत और जितने भी लोग बर्थडे विशेस दे रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। मैं कब टीनेजर से एक प्रॉपर अडल्ट बन गई और अब ज़्यादा साल बचे नहीं हैं, 30s में एंटर कर जाऊंगी। ये सब यूट्यूब पे ही एक तरह से मैं बड़ी हुई हूँ अगर देखा जाए तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19, विच अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाइड बाय मैरी एन्सवर्थ is characterized by children who show distress when a caregiver leaves and are not easily comforted upon their return। मतलब क्या है इस बात का? मैरी एन्सवर्थ द्वारा दी गई कुछ ऐसी शैलियां हैं, लगाव शैली, अटैचमेंट स्टाइल जिसको हम कह देते हैं,
उन बच्चों की विशेषता आपको पहचाननी है जो देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। यानी मान लीजिए उसकी मदर है बच्चे की या फादर हैं, जो भी उसका ध्यान रखता है, जिसके भी पास वो रहता है, दादी के, नानी के, वॉटेवर, अगर वो उससे दूर चले जाएं तो देखभाल करने वाला व्यक्ति या अभिभावक जो है करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। यानी मम्मी अगर स्कूल गई है, मान लीजिए पढ़ाती हैं या फिर कोई जॉब करती हैं या किस दिन छोड़ करके जाना पड़ा, तो बच्चा परेशान होगा, रोएगा उनको याद करके। उनके लौटने पर उन्हें आसानी से आराम नहीं मिलता। यानी जब बच्चे के माँ बाप आ भी गए हैं, उसके केयर गिवर आ भी गए हैं वापस, तब भी वो उनसे नाराज सा रहेगा, दूर दूर से रहेगा, आके गले मिल भी गया तब भी ज्यादा, जैसे कैट्स का व्यवहार नहीं होता है ना, तो वो ज्यादा मतलब वो खुश नहीं है उस तरह से खुल के, वो तब भी नाराजी है कि क्यों गए थे मुझे छोड़ के, ठीक है ना। तो ये कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है? अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली सिक्योर अटैचमेंट होते हैं, जहां आप बहुत ज्यादा इमोशनली फैल के खत्म नहीं हो जा रहे हैं, और इनसिक्योर अटैचमेंट होते हैं। ये अटैचमेंट स्टाइल पे भी आज के 2 टॉपिक लिख लेना निशा। एक तो हम करेंगे डिस्कस जेंडर कॉन्स्टेंसी या जेंडर कॉन्स्टेंट थियरी, मतलब वो टर्म्स में शॉर्ट में, और दूसरा ये अटैचमेंट स्टाइल लिख लेना कहीं पे। सिक्योर अटैचमेंट तो नहीं है, अवॉइडेंट भी नहीं है कि अवॉइड ही कर दिया बच्चे ने। एम्बीवेलेंट और रेजिस्टेंट अटैचमेंट है जो प्रकार है इनसिक्योर अटैचमेंट का, है ना, प्रतिरोधी लगाव का, कि आए भी हैं माँ बाप तो बहुत ज्यादा वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा, उसको टाइम लगता है नॉर्मल होने में बच्चे को फिर, ठीक। तो ये एम्बीवेलेंट या रेजिस्टेंट अटैचमेंट स्टाइल है, या इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आता है। इसके कुछ साइंस हैं एंग्शियस एम्बीवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल के क्लिंगिंग टू केयर गिवर्स, यानी क्लिंगी हो जाता है बच्चा, यानी यार तुम मत जाओ टाइप्स चीजें, ठीक है, मम्मी मत जाओ, ये वो। लिमिटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं जब तक मदर उसकी या जो भी जिनके भी साथ वो रहता है वो वापस नहीं आ जाएंगे, है ना। आसानी से चुप कराना मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चे को जिसका ये स्टाइल है। अ फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से डरना, ये सब हम डिस्कस करेंगे उसी में जो अभी हम अटैचमेंट स्टाइल की बात कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच term refers to the ability to understand and share the feelings of another person and is crucial for social development। यानी कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि वो कौन सा टर्म है, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे की भावनाओं को समझ पाना और शेयर कर पाना, या आप भी उससे रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से, ये कौन सी क्षमता है, कहां काम आती है? क्रूशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में। क्या आप लोगों सामाजिक विकास क्या, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे जुड़ते हैं, दूसरे की समस्या में कैसे उसका साथ देते हैं, कैसे समझते हैं उसको, कैसे एक सौहार्दपूर्ण तरीके से सब मिलकर के रह सकते हैं, ठीक। कौन सी एबिलिटी है जो चाहिए दूसरे की भावना को समझने के लिए, उससे रिलेट कर पाने के लिए? 20 का डी कैसे हो जाएगा? ईगो सेंट्रिज्म चाहिए। अगर आप ईगो सेंट्रिक हैं तो आपको कोई अपनी समस्या कहेगा, आप कहेंगे अरे तुमने क्या देखा है जिंदगी में, परेशानी तो हमारी थी, है ना, हमने तो इतनी एज में ये कर लिया था, अब मैं यही करने पे आऊं तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी, है ना। अरे तुम क्या करोगे यार, तुम्हारा क्या स्ट्रगल है, अच्छा तुम 23 साल के हो, अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी है, अरे 23 साल में रिटायरमेंट ले लिया था मैंने, ये फलानी गाड़ी ले ली थी। तो ये क्या होगा? ये ईगो सेंट्रिज्म है कि मैं उस तरह से देख रही हूँ जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके रहे हैं। एम्पैथी चाहिए यहाँ पे, अगर दूसरे की भावनाओं को समझना है तो एम्पैथी चाहिए, ठीक है ना। दूसरे की फीलिंग्स को समझना है तो यहाँ पे एम्पैथी चाहिए होगी। ये क्रूशियल एबिलिटी है सोशल डेवलपमेंट के लिए। एम्पैथी क्या है? खुद को दूसरे के शूज में रख करके देख पाना, यानी सहानुभूति होती है, हाँ अरे यार बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, फील व्हील कुछ नहीं हो रहा आपको, बस दूर से सिंपैथी दे रहे हैं। सिंपैथी नहीं चाहिए टीचर को क्लासरूम में, बच्चे को भी सिंपैथी नहीं देनी, है ना। एम्पैथी चाहिए कि आप दूसरे के शूज में खुद को रख कर देख पाए। ब्रेकअप कभी हुआ होगा तब ही महसूस कर पाएंगे सच में ब्रेकअप का दर्द क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एम्पैथी है कि आप सेम महसूस कर पा रहे हैं, समान अनुभूति जो सामने वाला कर रहा है, ठीक। तो ये सहानुभूति नहीं समानुभूति आएगा, यहाँ हिंदी में सेम ही ट्रांसलेशन कई बार आ जाता है, समानुभूति, एम्पैथी। क्लियर है? ऑल्ट्रुइज्म होता है बेसिकली परोपकारिता, वो एक अलग चीज है कि आप सबकी मदद करना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो नेचर होता है एल्ट्रुइस्टिक। चलिए खैर, ये था ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, जमाना आपके साथ हो या ना हो, अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, है ना, खुशी हो दुख हो, अपने साथ आप सबसे पहले रहें, अपने आप को अपना कांस्टेंट बनाएं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हो गए वो आप बता देंगे।